Good morning, students. Once again, I am before you with the very topic, the alternative centers of power. Students, you should know, we have already discussed about USA, ASEAN. Now we are going to discuss with the third major world power. Now it has become, that is China, which is our immediate neighbor. No doubt, China has to face a lot of problems earlier, but right now, right from 1978, it brought reforms in its economy to increase its economic growth, and for this purpose, it has taken different plannings and steps, but slowly, so that it should not have to face so many problems, because history is already there. How Soviet Rus was split. So यहाँ पे चाइना का मेन उद्देश्य है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, और इसका मेन उद्देश्य था कि 2040 तक वो अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे निकल जाए और वर्ल्ड की इकोनॉमी को हैंडल करे। समस्या थी कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से चाइना के पास अपनी पॉपुलेशन है, एक लैंड मास है, जोग्राफिकली डिफरेंट है, और इसके साथ साथ उसके पास रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, पर्याप्त रिसोर्सेज है। और उसने जो ये प्लानिंग की ताकि अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके। Students, you should know, in 1949, the communist revolution took place in China, and then the very communist, it is betterly known as Republic of China, People's Republic of China, came into the existence under the leadership of Mao Zedong, in the then president of China. It started making a strategy how to develop its economy, though it also wanted to be with the capitalist countries of the world, but actually it was in that time not in a better position to make relations with them. Hence, it fell back to Soviet Union, and it started working on the aid and advice of Soviet Union. हालांकि ये भी चाहता था चाइना कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ उसका रिलेशन बढ़े, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इस तरह से इसने स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज सेटअप करने का प्रयास किया, लेकिन प्रॉब्लम और समस्या ये थी इनके सामने, चाइना के सामने, कि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, इनके पास उतना कैपिटल नहीं था। तो इन्होंने इंपोर्ट को एक बार साइड में रख के और विदेशों से आने वाले सामानों की इंपोर्ट न करके जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उसके माध्यम से इंपोर्ट्स को इसने सब्स्टिट्यूट किया, विकल्प के रूप में लाया, ताकि अपना कैपिटल अपने पास हो। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए इसने पहला प्रयास किया कि इसे अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है। तो इसने, अब इसे पता है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इसका उतना सफिशिएंट नहीं था जो विदेशों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खरीद सके और अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को बड़े लेवल पे सेटअप कर सके। परेशानी ये थी क्योंकि इनकी इंडस्ट्री एज पर एक्सपेक्टेशंस एंड एग्रीकल्चरल्स were not in advanced position, hence
whatever the productions was not a surplus to meet the situation or demand for the economic development। तो अब आपको आगे बताएं, अब चूँकि सफिशिएंट न इनके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था और ना ही इनके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी लो थी। तो हालांकि इनके दिमाग में ये बात थी कि एक काम उन्होंने किया कि जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे ही आगे आने लग गए इस स्टेप के माध्यम से, और इसने अपने देश की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, लोगों का सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा, और साथ साथ उसने अपने लोगों को एजुकेशन देना शुरू किया और उनके हेल्थ को बेटर किया। तो बहुत हद तक ये ज़रूरी है, क्योंकि ये भी फैक्टर हैं इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। अब आगे बढ़ते हुए 1970s में बड़ा ही अच्छा स्टेप, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कोई भी देश जो संपन्न है, उसके पास कैपिटल है, रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी अभी भी काफ़ी बैकवर्ड सिचुएशन थी उसके एग्रीकल्चर की और उसके इंडस्ट्रीज की, नो डाउट। अब सबसे बड़ी बात है कि उसकी अच्छी रेट थी, इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 5 to 6% था, लेकिन बढ़ते हुए पॉपुलेशन जो 2 to 3% था, उस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, उसके डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तब 1970s से उसने कुछ अलग पॉलिसीज़ और डिसीजन लिए और उसने एक अलग तरह का पॉलिसी बना करके विश्व के इकोनॉमी के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने की कोशिश की, ताकि उनका फ़ायदा उठाया जा सके, उनका लाभ लिया जा सके। जब तक आप आइसोलेशन में हैं, अकेले हैं, दुनिया की जो बेनिफिट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उसका फ़ायदा आपको नहीं हो सकता। इसलिए उसने 1972 में, मैं आपको बताऊं, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमें अपने देश में किस तरह की स्थिति को पैदा करनी है ताकि अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाएं। और इस तरह से उन्होंने क्या किया कि दूसरे देशों के साथ, यानी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसने अपने रिलेशंस बढ़ाए। निश्चित रूप से जब आप ट्रेड रिलेशन करेंगे, जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा, एक्सचेंज होगा, तो निश्चित रूप से उसमें विकास होगा। इस तरह से 1973 में चाइना ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जो कह सकते हैं जिस समय के जो प्रेसिडेंट थे, आई मीन जो देन लीडर थे, झाओ एनलाई, उन्होंने अपने 4 फील्ड्स को अधिक से अधिक मॉडर्न बनाने की कोशिश की कि इसको मॉडर्नाइज किया जाए, तभी चाइना की इकोनॉमी डेवलप होगी। तो उन्होंने इन 4 फील्ड्स में सबसे पहले एग्रीकल्चर को रखा, उसके बाद इंडस्ट्रीज को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, एंड फाइनली उन्होंने मिलिट्री की पावर को बढ़ाने की कोशिश की। इस तरह से 1972 में कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बढ़ाया और 1973 में उन्होंने अपने 4 क्षेत्रों में मॉडर्नाइज इसको करने की कोशिश की और किया है। 1978 में उसमें उनके डेन याओकिंग जो थे, उन्होंने एक लीडर के रूप में अपने यहाँ चाइनीज इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाए और ओपन डोर को उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने अनाउंस किया कि नाउ चाइना इज गोइंग टू फॉलो ओपन डोर्स एंड ही ब्रॉट रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना। ये ओपन डोर है,
ओपन डोर का मतलब है कि हमारा देश विश्व के अन्य प्राइवेट एजेंसीज को, एंटरप्राइजेस को, मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट करती है कि जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे वो अपना FDI के तहत यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। और इसका परिणाम हुआ भी कि उस इकोनॉमिक स्पेशल जोन में, जो सेज के नाम से जाना जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत सारे विश्व के एंटरप्राइजेस आए, मल्टीनेशनल कंपनीज आई और रशिया के द्वारा प्रोवाइड किए गए फैसिलिटीज़ के आधार पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ वहाँ डाली और इस प्रकार से वहाँ के एग्रीकल्चर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किस प्रकार इन्होंने रिफॉर्म्स के माध्यम से जो 1978 से स्टार्ट हुआ ये आगे बढ़ते चले गए। परिणाम ये हुआ कि अब आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से इनका एग्रीकल्चर और इनका जो रूरल इंडस्ट्रीज थे कितने आगे बढ़ गए। लोगों की यानी रूरल पीपल की जो इकोनॉमी थी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई। अब उनके पास सेविंग था, उस सेविंग को एक्यूमुलेट करके इसने चाइना ने इंडस्ट्रीज वगैरह में स्टार्टेड यूटिलाइजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। परिणाम क्या हुआ कि इस तरह के रिसोर्सेज यूज करने से चाइना धीरे धीरे और अचानक से पूरे विश्व के लेवल पे इसकी इकोनॉमी बहुत आगे निकल गई। बल्कि हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो लगभग अन्य देशों की, कुछ अन्य देशों की जो उनकी ग्रोथ रेट थी उनसे काफ़ी चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आगे निकल गई। चाइना की सबसे बड़ी जो एक विशेषता थी जो उसने अपनी पारखी नज़र रखा, इट स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ सीयर, एक दृष्टा के रूप में देखा और उसने अपने इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी में बदल दिया। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि जो मार्केट में और किसी भी विश्व के किसी भी देश में जहाँ पे किसी देश का चाइना का ट्रेड रिलेशंस था, वहाँ के लोगों की चॉइस के अनुसार प्रोडक्शन करना और इकोनॉमी को एक मार्केट के रूप में देखना ताकि आप अधिक से अधिक बेनिफिट्स ले सकें। और इस सिलसिले में इसने अपना जो रीजनल एरियाज है वहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत की और विश्व के अन्य देशों के क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत की। और सबसे बड़ी बात है कि इसने मार्केट इकोनॉमी के माध्यम से इतने एनकैश किया, फॉरेन एक्सचेंज इनके पास आया कि ये कैपेबल हो गए कि ना केवल एशियान कंट्रीज में, एशियान देशों को हेल्प किया उनके फिनेंशियल क्राइसिस के रूप में जो कभी 1997 के बाद आया था, अपनी जो प्रभुता थी, अपनी जो एक डोमिनेंस थी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, इट चाइना एस्टैब्लिश्ड, इट्स अ फैक्ट। देन इसने चाइना ने रीजनल कोऑपरेशन को इस तरह से लोगों को और देशों को अट्रैक्ट किया हेल्प दे करके, और इसने अपना इसलिए मार्केट इकोनॉमी के चलते इसके पास बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज आए जिसका इसने यूज़ एशियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इन्वेस्ट किया और उनको हेल्प किया और उनके भी रिसोर्सेज का इसने एक्सप्लॉइट किया और उसका फ़ायदा उठाया। निश्चित रूप से आज इस तरह की स्थिति हो गई है कि चाइना न केवल अन्य देशों को अपनी पकड़ में ले लिया है, बल्कि इस चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इसकी पहुंच ज़बरदस्त हो गई है। अब ये स्थिति हो गई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसने स्टेप बाय स्टेप
उसको अपने तरफ अट्रैक्ट किया, चूँकि इसकी इकोनॉमी काफ़ी बढ़ गई। और जहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी, निश्चित रूप से आप कहेंगे कि वो किसी भी तरह का स्टेप, चाहे मिलिट्री के क्षेत्र में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो, इसने किया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से इसने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करके, एंड हाउ चाइना स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग इट्स trade partners like the USA, Japan, Russia and ASEAN. Means if any sort of decisions regarding the trade relation is to be taken, there will be sayings of China will be given importance. Means इसने बड़े बड़े जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज, इवन रशिया, एशियान ऑल्सो, जापान ऑल्सो, ये इसकी बात को मानने लग गए। क्योंकि उस तरह की स्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं जहां आपकी सोच, आपकी इकोनॉमी जब डेवलप होगी, तो कहीं ना कहीं इसने अपना प्रभाव छोड़ा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाइना थर्ड मेजर इकोनॉमिक पावर के रूप में सबके सामने उभर कर आ गया है। और अभी देखना है कि इसके स्टेप आगे क्या होती है। थैंक यू।